बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक टॉक में खुश आमदेद। हेपेटाइटिस बी और सी उर्फ़ आम में जिसे काला यरकान कहा जाता है, उससे कैसे बचाव मुमकिन हो, आज का मौजू। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर, प्रोफेसर मेडिसिन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल। हमारे मुल्क की तकरीबन 11% आबादी हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार हो चुकी है। इसमें हेपेटाइटिस बी तकरीबन 2.5% है और 8 से 9% हेपेटाइटिस सी है, यानी हर 100 में से 11 लोग या हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार हैं। इतने ज़्यादा लोग जो हमारे इस पे वायरस पे मुब्तला हो गए हैं, उसकी बड़ी वजह इसके फैलाव के बारे में आगाही का ना होना है। इस सिलसिले में जब तक हम इसकी बेसिक मालूमात को आवाम तक नहीं पहुँचाएँगे, हम इसके फैलाव को नहीं रोक सकते। और आज की वीडियो का मकसद उन अवामिल की निशानदेही करना है जिसके ज़रिए से जरासीम इंसानी जिस्म में दाखिल होता है और वायरस जिस्म को मुतासर करता है। हमें पता है कि काला यरकान हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से माँ से बच्चे को और जिनसी फेल के दौरान एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होता है। हेपेटाइटिस बी और सी को इकट्ठा करने का, क्लब करने का मकसद ही ये है कि इसके फैलाव के ज़राए और बचाव के बहुत सारे मामलात एक ही तरह के हैं और उर्फ़ आम में ये लंबे अरसे तक चलने वाला काला यरकान जिसे कहा जाता है, इसके बचाव के सिलसिले में ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इसके फैलने के ज़राए पे गौर करें। ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स की स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि प्रॉपर मुस्तनिद डॉक्टर के मशवरे से, मुस्तनिद जगह से यानी हॉस्पिटल से प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद या टेस्टिंग के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए। गैर ज़रूरी इंजेक्शंस, गैर ज़रूरी ड्रिप्स से इज्तनाब करना चाहिए। ताकत के नाम पे या माइनर इलनेस में कमज़ोरी के नाम पे या फौरी रिलीफ के नाम पे हम गैर ज़रूरी इंजेक्शंस और ड्रिप के कल्चर को डिस्करेज करने की ज़रूरत है और कोशिश करें जहां ज़रिया इलाज टैबलेट्स या सिरप अवेलेबल हों, इंजेक्शन से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सिरिंजेस रीपैक होने के वाक़यात भी हमारे माशरे का एक अलमिया है। तो इस वजह से हमें नहीं पता होता जो ड्रिप या इंजेक्शन लग रहा है वो खुदा न खास्ता किसी अनस्टरलाइज सिरिंज या ड्रिप सेट की वजह से तो नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर इंजेक्शन ज़रूरी हो, मुझसे डॉक्टर आपको तजवीज़ करे कि इंजेक्शन ज़रूरी है, तो नई सिरिंज, पैक्ड सिरिंज इस्तेमाल करने को तरजीह दें। इसके अलावा ओपन कट्स, वुंड्स, ज़ख़म और फोड़े फिंसी जो हैं उसमें से बहते हुए खून या पानी को टच करते हुए इज्तनाब करें कि नेकेड हैंड से यानी ग्लव्स पहने बगैर उन ज़ख्मों को डील ना किया जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि ज़ख्मी के अंदर कौन कौन से जरासीम हैं। तो हेपेटाइटिस बी और सी और दूसरे इन्फेक्शन से बचने के लिए ज़रूरी है कि हमें एहतियात करने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी मरीज़ हो जिसपे से बहता हुआ खून या रिश्ता हुआ ज़ख़म का पानी बाज़ औक़ात जरासीम कैरी कर रहा होता है। इसी तरह बाज़ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंडोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेंटिस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो कोशिश करें कि इनके ज़रिए से भी जरासीम एक से दूसरे को लग सकता है। तो कोशिश करें कि स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हों, जहाँ कहीं मुमकिन हो सके डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाएँ ताकि हम हेपेटाइटिस बी और सी के फैलाव को रोक सकें। अल्टरनेटिव मेडिसिन में कपिंग का रिवाज है, जिस तरह एक्यूपंक्चर में, या टैटूइंग का सिलसिला अगर करवाना कोई चाहे तो कोशिश करें कि इंस्ट्रूमेंट्स उसके साफ़ हों, स्टरलाइज्ड हों और जरासीम से पाक हों। तो हेपेटाइटिस बी से और सी से बचाव के लिए ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स की सेफ्टी से ये सारे मामलात मुराद हैं। एक अहम चीज़ ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स बार्बर शॉप के या ब्यूटी पार्लर के भी एक बड़ा सोर्स हैं हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस के फैलाव का। तो कोशिश करें शेविंग किट और ब्यूटी पार्लर की किट आपकी अपनी हो और जहाँ कहीं मुमकिन हो सके डिस्पोजेबल चीज़ें इस्तेमाल करने को तरजीह दी जाए। दूसरा बड़ा ज़रिया माँ से बच्चे को है, तो हम हामला ख़वातीन को कोशिश करें कि स्क्रीनिंग का अमल किया जाए और अगर उनमें से किसी माँ में जरासीम की निशानदेही हो तो डिलीवरी टीम को
یا ہاسپٹل اتھارٹیز کو اس چیز کا پتہ ہو کہ وہ ہیپیٹائٹس بی یا سی کی کیریئر ہے، تاکہ آنے والے بچے کو اسے روکنے کا بندوبست کیا جا سکے اور اس کی حفاظت کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کیے جا سکے۔ تیسرا ذریعہ جو ہے وہ جنسی فعل ہے۔ اس میں بیریئر کانٹرسیپشن یا کانڈوم کے استعمال سے ہم اس سلسلے کے ذریعے سے پھیلاؤ کو ہم روک سکتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس سی کی کوئی ویکسین اویلیبل نہیں ہے، لیکن ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین اویلیبل ہے، وہ ہر بندے کو لگوانی چاہیے۔ 3 ڈوزز لگتی ہیں، ایک آج، ایک مہینے بعد، ایک 6 مہینے بعد۔ کوئی نقصان نہیں ہے، صحت مند بندوں کو لگنی چاہیے، بچوں کو بھی لگ سکتی ہیں، بچوں کو بھی ضرور لگوانی چاہیے، اور اس سے 95% پروٹیکشن ساری عمر کے لیے ہیپیٹائٹس بی سے ہو سکتی ہے۔ یاد رہے، ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہیپیٹائٹس سی کے میں مؤثر نہیں ہے، اور ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین صرف ہیپیٹائٹس بی میں ہی مؤثر ہے۔ ہیپیٹائٹس سی کی دنیا میں کہیں ویکسین ابھی بنی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کا ہیپیٹائٹس بی اور سی سے کوئی تعلق نہیں۔ مریض کے ساتھ ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے، پلیٹ میں کھانا کھانے سے، اس گلاس میں پانی پینے سے، اس کے ساتھ سوشل روابط رکھنے سے، چھینکنے سے، اس کے قریب سانس لینے سے مرض ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا، تو اس لیے اس چیز کی پرہیز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں علیحدہ ہونی ہے مریض کی، وہ کنگھی، دانتوں کا برش، ٹاول، ریزر، نیل کٹر، جولری مریض کی دوسروں سے علیحدہ ہونے چاہیے، بلکہ ہر بندے کی یہ کوشش کرنی چاہیے پرسنل یوز کی آئٹمز جو ہیں وہ اپنے دوسرے لوگوں سے علیحدہ رکھے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ سائلنٹ کیریئر ہیپیٹائٹس بی اور سی کے کتنے لوگ ہیں، اور کتنے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے سرویز میں کہ جتنے پیشنٹس ہیپیٹائٹس بی اور سی کے اس وقت ہمیں پتہ ہیں، اس سے کہیں زیادہ مریض ایسے ہیں جو معاشرے میں پھر رہے ہیں اس سینس آف فالس سینس آف سیکیورٹی کے ساتھ کہ ہمیں کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے اندر جراثیم موجود ہے۔ یعنی ہمیں ایفیکٹو سکریننگ کو انشور کر کے ان لوگوں کو بھی ڈھونڈنا ہے جو ہیپیٹائٹس بی اور سی کو کیری کر رہے ہیں، اور ان ادر ورڈز اگر ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں تو ہم اس چین کو بریک کریں گے، جس کے تحت یہ سارے لوگ جو ہیں اپنے قریبی لوگوں کے لیے ایک ہیپیٹائٹس بی اور سی کے پھیلاؤ کا ذریعہ بھی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہیپیٹائٹس بی اور سی سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ جن عوامل کی ہم نے نشاندہی کی ہے ان سے بچا جائے، اور افیکٹو ویکسین ہیپیٹائٹس بی کی جو اویلیبل ہے اس کو فوری طور پہ لگوایا جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہیپیٹائٹس بی اور سی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔